स्क्रीन पे चिट्ठी आ गई होगी आपके। और ये चिट्ठी जो है ये इस बात का सबूत है कि सरकारें अडानी की चल रही है, अंबानी की चल रही है, सरकारें भाजपा की नहीं चल रही हैं। और ये खेल भाजपा के सरकार में शुरू नहीं हुआ था। मैं आपको बता दूं, कहीं कोई ये सोचे कि हम भाजपा के विरोध में बोल रहे हैं। साइलोज बनने की शुरुआत और एफसीआई के लिए स्टोरेज करने की शुरुआत इन जब अडानी को देनी शुरू करी थी तो ये 2007 में करी गई। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी और हरियाणा में भी। इसलिए ध्यान रखिएगा, हम बेवकूफ़ी विरोधी हैं, भाजपा विरोधी नहीं हैं। ये हमारा डिस्क्लेमर है। आपको ये जो खबर बताऊं उससे पहले आप अपने नाक, कान और आंखें पूरी तरह से खोल लीजिए। आपको सभी तरफ से सोचना पड़ेगा कि आपको चारों तरफ से घेरा जा रहा है और ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं किसान आंदोलन में भी जब अपने वीडियोस बनाया करता था तो पूरी बातें डिटेल में बताता था, तो शायद उस वक्त लोगों को नहीं समझ में आता था, तो वो अनर्गल कुछ भी बोल देते थे कि यार कुछ भी कहते रहते हो आप। लेकिन मैंने फिर अपना बोलना जारी रखा और वही हो रहा है जो उस वक्त मैं बोल रहा था। देखिए, आपके पास, आपके देश के पास, इस देश में 250 लाख मीट्रिक टन अनाज का स्टोरेज का प्रोविजन हुआ करता था एफसीआई के पास। कि कभी देश में अगर युद्ध की स्थिति आए, अगर कभी महामारी आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, कोई सूखा पड़ जाए, तो देश 2 साल कम से कम भूखा नहीं मरेगा और तब तक हम लोग उस आपदा से निपटने का रास्ता ढूंढ लेंगे। इसीलिए एफसीआई का गठन किया गया था, एफसीआई को बनाया गया था। आप सोचिए कि संविधान में फेरबदल करके एफसीआई बनाई गई। फेरबदल करके मतलब अमेंडमेंट करके। ये नेहरू के टाइम पे एफसीआई बनाई गई थी, नेहरू ने बनाई थी। उससे पहले खेती जो था वो स्टेट सब्जेक्ट था, लेकिन ज़रूरी मुद्दों पर केंद्र भी अपने कानून बना सकता है। ये अमेंडमेंट नेहरू ने किया था और उसी का फ़ायदा उठा के फिर नरेंद्र मोदी ने 2020 में खेती के कानून बनाए थे। और उसी के चलते अब नीतियां लागू करने के बाद अब इस वक्त हालत ये हो गई है कि पिछले साल हमारे पास 140 लाख मीट्रिक टन गेहूं था, मतलब अनाज था, और आज इस वक्त 40 लाख मीट्रिक टन बचा है केवल। मेरे एक मित्र हैं जिनकी अपनी एक मिल है, जिन्होंने मुझे वो डॉक्यूमेंट दिखाए कि भाई तुम्हारा आंकड़ा गलत है, अभी हमारे पास 40 लाख मीट्रिक टन ही अनाज बचा हुआ है। यानी अपना देश फूड क्राइसिस से मात्र 6 महीने दूर है, मुझे लगता है। और जिसके हाथ में अनाज होगा उसी के हाथ में सब कुछ होगा। आप देख रहे हैं कि अलग अलग मंडियों में, अलग अलग जगह पर लोग बाग अपने हकों की आवाज़ उठा रहे हैं और ब्लॉक ऑफिस के आगे धरना दे के बैठे हुए हैं। लेकिन जो ब्लॉक के जो अफसर हैं उनके कानों पर जूं भी नहीं रेंग रही, क्योंकि वो अपने जो नुकसान हुए हैं उनको अपनी फसलों में, वो उसका मुआवजा मांग रहे हैं। और जैसे जींद वाला केस तो आपने सुना ही होगा, वहाँ पर तो पटवारी कह रहा है कि हाँ मैंने तो वो उनका जो कपास है वो पूरी तरह से देखी नहीं थी, मैंने तो सोचा कि सुंडी होगी नहीं अंदर। तो भाई जी, ये समझने वाली एक मतलब बात है जिसमें आपको गौर करना है। लेकिन अभी जो वीडियो जिस पर्पज़ के लिए बनाई थी वो मैं आपको बता दूं। इसके ऊपर मैं अलग वीडियो एक बनाई है मैंने, जो जींद में, जो अलेवा में जो 21 तारीख से धरना दिया जा रहा है ब्लॉक में, वहाँ आना सभी किसानों का क्यों ज़रूरी है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। फ़िलहाल हम इस चिट्ठी पर गौर करते हैं, जो चिट्ठी साहब के नाम पे बनाई है सरकार ने, अडानी साहब के नाम पर। 15/3/2022 की चिट्ठी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने वो चिट्ठी डायरेक्टली वहाँ से ली है, तो आपको बता दूँ। और सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ, सारा विपक्ष इस पर चुप है। आजकल जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो तो जो है वो केजरीवाल के नीचे लगने के लिए तैयार खड़ी हैं
और जो खड़े हैं नेता बनने के लिए वो भी नहीं बोल रहे हैं। ध्यान रखिए, वो भी नहीं बोल रहे हैं, वो इस मुद्दे पर चुप हैं। उनको चुप रहने की हिदायत दी गई है कि आप बोलोगे नहीं। आपने बोला तो अडानी साहब आपको अगली बार फंडिंग नहीं देंगे, ध्यान रखना। क्योंकि अडानी साहब तो चलते हैं जनता की नब्ज देख करके कि जनता कहती है कि नहीं अभी हमें नया विकल्प चाहिए, तो नया विकल्प खड़े कर देंगे अडानी साहब तो इतने पैसे दे करके। अभी लाला जी को यही तो खड़ा करके गया है, जो पंजाब में खड़ा किया उन्होंने तो खड़ा किया है। आपको क्या लगता है कि जनता ने चुना है उनको? ये शायद आपको अभी वहम है, लेकिन धीरे धीरे आपको जब मैं बताता जाऊंगा सच्चाई इस खेल की, तो आपको बताता चलूंगा कि जनता के लिए चुनना मजबूरी होती है, विकल्प नहीं होता है। जनता अपनी मर्जी अपने विवेक से नहीं चुनती है, उसे वो विवेक दिया जाता है मीडिया के थ्रू, बार बार के सर्वेस के थ्रू, वहाँ उनके एजेंट्स आकर के आपको देते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, इस चिट्ठी की जो नंबर है उसका संख्या है संख्या प्रोक्यू 4-48 रबी 2022-23 कुरुक्षेत्र /692 नंबर है। जिला प्रबंधक HAIC ने इसको मतलब जारी किया है और इसका जो सब्जेक्ट है वो है डायरेक्ट डिलीवरी इन बल्क फ्रॉम द फार्मर टू अडानी साइलो सोलू माजरा। जो सोलू माजरा में अडानी का जो साइलो है कैथल के अंदर, उस सोलू माजरा वाले अडानी के साइलो में डायरेक्ट डिलीवरी जानी है, यानी कि किसानों से डायरेक्ट डिलीवरी ली जाएगी जो आगे आपकी रबी की जो फसल आएगी, यानी कि जो आपका गेहूं आएगा, इसके अलावा जो और चीज़ होंगी वो सारी की सारी मंडी से सीधा, मंडी नहीं जाएंगी, वो सीधा वहीं जाएगी अडानी साहब के वहाँ पे, यानी कि खरीदारी करने का काम अब अडानी साहब करेंगे। मंडी वाला एक्ट जो है वो अभी भी इसका मतलब लागू है, इसकी चिंता नहीं करने की जरूरत है कि आपने 3 कानून वापस करवा लिए। 8 मार्च को मीटिंग हुई है FCI के डिविजनल ऑफिस कुरुक्षेत्र में, DO कुरुक्षेत्र में, उसमें डिविजनल मैनेजर FCI के रहे, DO कुरुक्षेत्र रहे, AGM रहे, DFSC रहे, DM हैफेड कैथल रहे और कुरुक्षेत्र के DM भी रहे हैफेड वाले। और एक्शन प्लान बनाया गया कि वीट प्रोक्योरमेंट कैसे किया जाए और स्टोरेज कैसे किया जाए 2022-23 वाले जो साल है RMS। तो ढांड, कोड़, पेवा, पाई, पुंडरी, सोलू माजरा, गुमथड़ा, गड़ू मंडी होगी, मैं गड़ू को नहीं जानता हूं। यहाँ के किसानों से कोई भी एजेंसी यानी कोई भी मंडी का आड़ती बैग में अनाज नहीं खरीदेगा। गेहूं को खरीदने के लिए या स्टोरेज के लिए बैग नहीं देंगे। समझिए, पहले क्या हुआ था, अडानी साइलोस के जो बैग थे वो डायरेक्ट आ गए थे, जियो वाले भी आ गए थे डायरेक्टली मंडियों के अंदर, और फिर बड़ी मट्टी पलीत हुई थी कि आप लोग तो इन्हीं के लिए काम कर रहे हो। तो अब की बार इन्होंने क्या कहा कि अब की बार हम बैग नहीं देंगे, और अगर कोई एजेंसी, अगर कोई आड़ती उनको बैग में स्टोर करता है तो एक तो बैग की कीमत भी हम नहीं देंगे और उसको डी बैगिंग का पैसा भी नहीं देंगे, जो उसको बैग से वापस खाली करने का है, जहां साइलोज में आपको डायरेक्टली जाना है, उसका भी पैसा हम लोग आपको नहीं देंगे। ये सारा का सारा एजेंसीज को ही वहन करना पड़ेगा। तो ये बिंदु है इस मीटिंग का कि आपको एक तो बल्क में डायरेक्टली साइलो में जाएगा अनाज, हम आपको बैग नहीं देंगे, और बैग की डी बैगिंग अगर आपने जबरदस्ती आपने दे दिया तो आपको खर्चा वहन करना है, FCI नहीं देगा और आप अपने खर्चे पर ही ये सब करेंगे। अगर आपने उनको बैग में पैक करके दिया तो उनको खाली करने के लिए जो दिहाड़ी लगेगी वो भी एजेंसी को देनी पड़ेगी, वो आड़तियों को देनी पड़ेगी। तो जी FCI के जो मैनेजर्स हैं, वो FCI के जो सारे के सारे अफसर्स हैं, उन्होंने पिछली बार जब FCI ने अपनी रिपोर्ट दी थी तो सरकार को ये कहा था कि FCI को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। FCI के लिए स्टोरेज का ठेका पहले से ही इन बड़े घाघ लोगों के पास है। FCI को धीरे धीरे अगर ये ख़त्म कर देंगे तो ज़मींदार के अनाज कहाँ जाएगा, ज़मींदार ने इसके लिए क्या इंतज़ाम किया हुआ है, खेती हर मजदूर कहाँ जाएगा, इसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत है। कोई अगर मान लीजिए कोई YouTube चैनल वाला है, कोई पत्रकार है, कोई और पत्रकार हैं सोशल मीडिया वाले, वो इस मुद्दे को कितना उठाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी।
और आपके जो विपक्ष वाले जो नेता होंगे वो इस मुद्दे को कितना उठाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। आड़ती भी बर्बाद होंगे, किसान भी बर्बाद होंगे, छोटे जमींदार भी बर्बाद होंगे, आपके बच्चों की स्कूल वैसे ही बर्बाद कर रखे हैं, आपकी बिजली क्राइसिस भी आएगा, फूड क्राइसिस भी आएगा, महंगाई भी बहुत ज़्यादा होगी, पेट्रोल डीजल के दाम भी बहुत बढ़ेंगे, आपकी चिप भी लगने वाली है, अगला लॉकडाउन की भी तैयारी कर रहे हैं, अगली डोज भी आ गई है, 12 से 14 को भी लपेटना शुरू कर दिया है, बूढ़ों के लिए भी आ गई है, हरियाणा वाले कितने साथ हैं ये सबको पता है। स्कूलों में चुपचाप मास्टर जी बिना माँ बाप को बताए ठोक रहे हैं बच्चों को, और अपने टारगेट पूरा करने के लिए, नहीं तो उनको ये धमकी दी जाती है कि तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। और जो दलाल लोग हैं, आपके जो पॉलिटिकल पार्टियां बनी हुई हैं, जो कंपनियां, ये बोलेंगी नहीं आपके लिए। और नई पार्टी एक बनी है, वो भी इस मुद्दे पर कितना बोलती है, क्योंकि वो तो पहले ही 2000 का चालान लेके बनी हुई है। उसने तो 2000 का चालान ही इसलिए रखा गया था कि आकाओं की नज़रों में आ जाए। तो खेल बड़ा है, आप कितना समझते हैं, कितना जल्दी समझते हैं, ये देखने वाली बात होगी कि आप कब बोलेंगे।